इस कार्यक्रम के प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय एवं कृषि सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय। कार्यक्रम किसान वाणी सुन रहे हमारे सभी श्रोताओं का हम तहे दिल से स्वागत करते हैं और शुरू करते हैं आज की इस किसान वाणी का कार्यक्रम। आज के कार्यक्रम में आपके साथ मैं हूं मनीष गडकरी और मैं हूं आभा नामदेव। आप सभी श्रोताओं को हम दोनों की ओर से राम राम। किसान भाइयों, किसान वाणी का उद्देश्य है कि खेती किसानी से जुड़ी उपयोगी और आसान जानकारियां आप तक पहुंचे, ताकि आप अपनी फसल को बेहतर देखभाल कर सके और खेती से होने वाली आमदनी को बढ़ा सके। तो आइए जानते हैं आज की किसान वाणी में आपके लिए क्या खास है। हाँ, आज की हमारी पहली खास बातचीत होगी भैया मध्य प्रदेश के किसानों के लिए प्रदेश में चलाई जा रही विभिन्न सरकारी कृषि योजनाओं पर, और इन योजनाओं का लाभ किसान कैसे ले सकते हैं और किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है, इसकी जानकारी हम आपको देंगे। श्रोताओं, इसके साथ ही आज की चर्चा में हम चर्चा करेंगे खरीफ की फसल में खरपतवार, कीट और रोग नियंत्रण की। खरीफ फसलों में रोग कीट का बढ़ता खतरा और जैविक नियंत्रण के उपाय विषय पर जानकारी साझा करेंगे। इन समस्याओं से कैसे बचाव किया जा सकता है और जैविक तरीकों का उपयोग कैसे किया जा सकता है, यह जानकारी भी हम हमारे किसान भाइयों को देंगे। किसान वाणी में मेहमान भी हैं आज। तो आज हमारे साथ होंगे कृषि विभाग छिंदवाड़ा के आत्मा प्रोजेक्ट के परियोजना संचालक श्री धीरज ठाकुर जी। ये फसलों में संतुलित मात्रा में उर्वरकों के उपयोग के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी हम सभी से साझा करेंगे और ये बताएंगे कि किसान मिट्टी की जरूरत के अनुसार खाद और उर्वरक का इस्तेमाल कैसे करें, ताकि फसल की लागत भी कम हो और उत्पादन भी अच्छा मिले और साथ ही मिट्टी का स्वास्थ्य भी बना रहे। बिल्कुल। वहीं हमारे दूसरे मेहमान होंगे श्री राजेंद्र धारे जी। वे जैविक खेती और जैविक कृषि उत्पादों को लेकर अपने अनुभव साझा करेंगे। उनसे ही जानेंगे जैविक तरीके से खेती करने में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा कार्यक्रम में आपको मिलेंगे मंडी के ताजा भाव, मौसम की जानकारी, जरूरी कृषि संदेश और खेती किसानी से जुड़ी कुछ उपयोगी सुझाव। तो किसान भाइयों, बने रहिए हमारे साथ आज की किसान वाणी में, और खेती से जुड़ी कई जरूरी बातें आपका इंतजार कर रही हैं। तो आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं एक सुंदर से लोकगीत से। सुनिए ये लोकगीत और इसके बाद फिर से लौटेंगे कार्यक्रम किसान वाणी में। केसरिया बना
किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार की उन प्रमुख योजनाओं की जिनका उद्देश्य किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत करना, खेती की लागत को कम करना और सिंचाई की सुविधा बढ़ाना और प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान से किसान भाइयों को राहत देना है। किसान भाइयों, सरकार की कई योजनाएं किसानों के लिए संचालित की जा रही है। मध्य प्रदेश सरकार के आधिकारिक योजना पोर्टल पर किसान कल्याण, कृषि विकास, सिंचाई, फसल बीमा, उर्वरक, बीज, कृषि यंत्र और समर्थन मूल्य से जुड़ी अनेक योजनाएं उपलब्ध हैं। आभा बहन, सबसे पहले बात करते हैं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की। इस योजना के माध्यम से पात्र किसानों को केंद्र सरकार की ओर से आर्थिक सहायता दी जाती है। और किसान भाइयों, इसका उद्देश्य किसानों को खेती की आवश्यक जरूरतों के लिए आर्थिक सहारा देना है। मध्य प्रदेश में इसके साथ मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना भी संचालित है। यह प्रदेश सरकार की योजना है और इसका उद्देश्य किसानों की आय बढ़ाने, उन्हें खेती के लिए बेहतर सुविधा उपलब्ध कराने में मदद करना है। अब बात करते हैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की। खेती में मौसम का बहुत बड़ा महत्व है। कभी अतिवृष्टि, सूखा, ओलावृष्टि या अन्य प्राकृतिक कारणों से फसल को नुकसान हो जाता है। ऐसे समय में फसल बीमा किसानों के लिए आर्थिक सुरक्षा का माध्यम बन सकता है। मध्य प्रदेश में फसल बीमा योजना के साथ उद्यानिकी फसलों के लिए मौसम आधारित बीमा योजना भी संचालित है। इसका उद्देश्य प्राकृतिक आपदा, कीट और रोगों से होने वाले नुकसान के जोखिम को कम करना है। बिल्कुल। किसान भाइयों, खेती के लिए पानी सबसे जरूरी है। इसी को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत कई कार्यक्रम हमारी सरकार द्वारा चलाए जा रहे हैं। इनमें पर ड्रॉप मोड क्रॉप यानी कम पानी अधिक फसल पर जोर दिया जाता है। ड्रिप और स्प्रिंकलर जैसी सूक्ष्म सिंचाई तकनीकों से पानी की बचत के साथ खेती की उत्पादकता बढ़ाने का प्रयास किया जाता है। इसी तरह किसानों के खेतों में पानी संग्रह की सुविधा बढ़ाने के लिए बलराम ताल योजना भी सूचीबद्ध है। इसके अलावा राज्य में नलकूप सिंचाई से जुड़ी योजनाएं भी संचालित की जा रही है। जी हाँ, किसानों को खेती के आधुनिक साधन उपलब्ध कराने के लिए कृषि यंत्रों पर भी सहायता दी जाती है। किसान कृषि अभियांत्रिकी विभाग के माध्यम से विभिन्न कृषि यंत्र और सिंचाई उपकरणों से संबंधित योजनाओं की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। किसान भाइयों, अच्छी फसल के लिए अच्छी मिट्टी और गुणवत्तापूर्ण बीज भी जरूरी है। सरकार की ओर से मृदा परीक्षण और सॉइल हेल्थ कार्ड, बीज ग्राम योजना तथा खाद्य और पोषण सुरक्षा से जुड़ी योजनाएं संचालित है। इनका उद्देश्य किसानों को बेहतर बीज, मिट्टी की स्थिति की जानकारी और उत्पादन बढ़ाने में सहायता देना है। आभा बहन, हमारे किसानों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड भी एक महत्वपूर्ण सुविधा है। इसके माध्यम से पात्र किसानों को खेती से जुड़े खर्चों के लिए बैंकिंग व्यवस्था से ऋण सुविधा मिल सकती है। साथ ही सहकारी क्षेत्र में भी किसान क्रेडिट कार्ड और कृषि आदान उपलब्ध कराने से जुड़ी व्यवस्थाएं हैं। किसान भाइयों, सरकार की योजनाओं का लाभ लेने के लिए जरूरी है अपने दस्तावेज और बैंक संबंधी जानकारी सही रखें। आधार, बैंक खाता, मोबाइल नंबर, जमीन से जुड़े दस्तावेज और किसान की पहचान संबंधी जानकारी सही होने से लाभ प्राप्त करने में सुविधा होती है। उर्वरकों की उपलब्धता और वितरण को लेकर मध्य प्रदेश में ई विकास प्रणाली भी संचालित की जा रही है। इसका उद्देश्य किसानों तक समय पर और पारदर्शी तरीके से उर्वरक पहुँचाना है। बिल्कुल। इसके अलावा भैया, किसानों से समर्थन मूल्य पर गेहूं, धान और अन्य अधिसूचित फसलों के उपार्जन के लिए पंजीयन की व्यवस्था भी की जाती है। इसलिए किसान संबंधित सीजन में पंजीयन की तारीख और नियमों की जानकारी जरूर ले लें। इस बात का किसान भाइयों को ध्यान रखना है। किसान भाइयों बहनों, सरकार की योजना तभी सफल होती है जब उसका लाभ किसान तक पहुंचे। इसलिए किसी भी योजना की जानकारी के लिए गांव के कृषि विभाग के अधिकारी, कृषि विस्तार अधिकारी, सहकारी समिति, किसान सेवा केंद्र या संबंधित विभाग में संपर्क जरूर करें। बिल्कुल। योजना की पात्रता और आवेदन की प्रक्रिया समय समय पर बदल सकती है, इसलिए आवेदन करने से पहले इसकी आधिकारिक जानकारी जरूर प्राप्त कर लें। और अंत में हम अपने किसान भाइयों से यही कहेंगे कि किसान भाई केवल परंपरागत तरीके से खेती करने के बजाय सरकारी योजनाओं की जानकारी लेकर आधुनिक तकनीक, बेहतर बीज, सिंचाई साधन, फसल बीमा, कृषि यंत्र और फसल विविधीकरण का लाभ उठाएं। याद रखिए, जानकारी ही किसान की सबसे बड़ी ताकत है। सही समय पर सही योजना की जानकारी लेकर किसान अपनी खेती को अधिक सुरक्षित और लाभकारी बना सकता है। इसी संदेश के साथ हमारी आज की बात को देते हैं यही विराम और आपको पुनः लिए चलते हैं अगले क्रम की ओर। श्रोताओं, आज हमारे मेहमान हैं ग्राम उमरा नाला के विकासशील कृषक राजेंद्र धारे जी।
हमारे सभी किसान भाइयों की ओर से आपको हमारी राम राम। राम राम जी। धारी जी, सबसे पहले तो ये बताइए कि जैविक खेती जो प्राकृतिक खेती है, इसका क्या महत्व है? जैविक खेती बोल लो या प्राकृतिक खेती बोल लो आप, या जो निसर्ग खेती बोल लीजिए, जो भी बोल लीजिए, ये आपकी मिट्टी को बचाती है, आपके जीवों को बचाती है, पर्यावरण को बचाती है, आपका कार्बन का जो उत्सर्जन हो रहा है उसको बचाती है, जिससे कि तापमान बढ़ रहा है, बहुत प्रकार के रोग हो रहे हैं। और फिर ये आप जो कीटनाशक डाल रहे हैं, और कीटनाशक से भी अधिक जो आप खरपतवार नाशक डाल रहे हैं, जो चारा मार रहे हैं, वो और भी अधिक हानिकारक है, क्योंकि जो पौधे को जला दे रहा है, जो आपका चारा है, घास है, वो फिर जब आपकी फसलों के ऊपर में पड़ रहा है, मिट्टी में पड़ रहा है, मिट्टी से जड़ के द्वारा भोजन में आ रहा है, तो उससे के कारण कैंसर हो रहे हैं, डायबिटिक हो रहे हैं, ब्लड प्रेशर हो रहा है, बहुत सी चीजें हो रही है। बिल्कुल। तो अगर हमको अपना भोजन करने के लिए उसके ऊपर विष डालना पड़े और विष युक्त भोजन खाना पड़े, तो उससे अगर मुक्ति चाहिए तो आपको ये खेती करना पड़ेगा। और ये खेती स्थायी और टिकाऊ खेती है। जितना आपका जीव अधिक बढ़ेगा, जंतु अधिक बढ़ेगा खेत के अंदर में, तो वो उतनी अधिक आपकी मिट्टी उपजाऊ होगी, भुरभुरी होगी, जल धारण क्षमता बढ़ेगी। आप रासायनिक खेती को में जो कीटनाशक के ऊपर आप सुनेंगे कि जहाँ पे कीटनाशक का छिड़काव हुआ वहाँ से 20-25 फीट दूर से के पास से नहीं जाना चाहिए, क्योंकि उसके जो कण है 12 से 24 घंटे, किसी दवा में 24 से 48 घंटे और किसी दवा में 48 से 72 घंटे तक के उन कण वहाँ पे तैरते रहते हैं हवा में। आज आपके भोजन में जिंक की कमी हो रही है, प्रोटीन की कमी हो रही है, एंजाइम्स की कमी हो रही है, आपके लोहे की कमी हो रही है, बहुत सी चीजों की कमी हो रही है, और ये आपके पाचन को बिगाड़ रही है, क्योंकि विष जा रहा है आपके पेट के अंदर। धारे जी, हमारे किसान भाई सोचते हैं कि प्राकृतिक खेती करेंगे तो उसमें ज्यादा लागत लगेगी, तो इस विषय में क्या कहना है आपका? बिल्कुल ऐसा है नहीं है, बहुत सी भ्रांतियां हैं। प्रत्येक किसान को 5-10 क्यारियां चालू करे, पूरी नियमबद्ध तरीके से अपनी दाल, अपनी सब्जी, अपना प्याज, लहसुन, अदरक लगा के वो देख ले कि वो कितनी कास्टली होती, कितनी। हाँ, श्रम बहुत करना पड़ेगा आपको, 1, 2, 3 वर्ष करना पड़ेगा, और 6 महीने में भी उपजाऊ हो सकती है, अत्यधिक श्रम किया आपने, क्योंकि मिट्टी को बिगाड़ा आपने, तो उसके लिए श्रम तो आपको करना पड़ेगा। बिल्कुल। धारे जी, अभी आपके पास में कुल कितनी खेती है, और प्राकृतिक खेती और जैविक खेती से आप कौन कौन से फसलों का उत्पादन कर रहे हैं? इस समय मेरे पास में 17 एकड़ है, जिसमें से मैं 3 एकड़ के लगभग में मैं प्राकृतिक खेती कर रहा हूँ, जिसमें मैंने 5-6 प्रकार की हल्दी लगाई, काली हल्दी, सफेद हल्दी, लाकाडोंग वाली पीली हल्दी जिसमें कर्क्यूमिन की मात्रा बहुत अधिक है, आमी हल्दी, मैंगो जिंजर भी बोला जाता है जिसको, कस्तूरी हल्दी, और मैंने काला अदरक लगाया हूँ, कार्बी आंगलांग अदरक जिसको GI टैग मिला है आसाम का, उसको लगाया हूँ मैंने। और मैंने खस लगाया हूँ, जो कि खस मिट्टी को बहुत उपजाऊ भी बनाती है, पशुओं के लिए चारा भी बहुत अच्छा है, जल धारण क्षमता भी बहुत अधिक करती है वो। और आपका पशु की मिट्टी के ऊपर में हम जो आच्छादन मल्च कहते हैं उसके लिए भी बहुत उपयोगी, वो भी लगाई है मैंने। हल्दी के साथ में मैंने नीचे ढेचा, सन और आपका तुअर, अरहर जो लगाई है, पास लगाई, जो काट के वहीं पे मल्च करके मिट्टी को सुधारा जा सकता है। इन छोटे छोटे तरीकों से आप बहुत रुपये बचा सकते हैं। आप घर में चूल्हे की जो राख है, अगर सब तरफ की जोड़ के अगर हम 1 एकड़ में 300 किलो के आसपास, 400 किलो के आसपास डालते हैं, तो उससे मिट्टी भुरभुरी भी होगी, आपकी कैल्शियम की भी पूर्ति होगी, फास्फोरस की भी होगी, पोटास की भी होगी। महंगी नहीं है, तरीके आजमाने पड़ेंगे आप। धारे जी, हमारे जो किसान भाई हैं वे प्राकृतिक खेती को अपनाना तो चाहते हैं, परंतु कई बार उन्हें प्रशिक्षण की या आवश्यक जानकारी नहीं होने की वजह से वे प्राकृतिक खेती नहीं कर पा रहे हैं। तो इस विषय में आप उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? देखो, बहुत से जो हमारे विशेषज्ञ भी जो हमारे प्रचलित हैं और जो विख्यात हैं, जैसे कि सुभाष पालेकर जी हैं, पवन टोक जी हैं, अंशुमाला गुप्ता जी हैं, और आपके राहुल जवान जी जो मिलिट्री से, सेना से रिटायर हुए, बहुत लोग 24 घंटे आपके लिए दे रहे हैं श्रम। इनकी अच्छी पुस्तकें भी हैं, सब कुछ है। इसमें से जो सरल सुलभ विधि पड़े, जिसमें आपको श्रम कम करना पड़े, उस विधि को आपको इसमें से चुनाव करना। विधियां सारी ठीक है। तो धारे जी, आज आपने हमारे किसान भाइयों को बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियों से अवगत कराया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम जी। किसान भाइयों, अभी आप सुन रहे थे ग्राम उमरा नाला के विकासशील कृषक श्री राजेंद्र धारे जी को, जो कि प्राकृतिक और जैविक खेती पर अपने अनुभव हमें दे रहे थे। और हमारे किसान भाइयों को लिए चलते हैं मनोरंजन की ओर, सुनवाते हैं ये लोकगीत। फुलवाला वन जली सखिया ओढ़े चुनरी, फुलवाला वन जली सखिया ओढ़े चुनरी, राम वेल में राम विराजे सीता फल में प्यारी, राम वेल में राम विराजे सीता फल में प्यारी, नरसिंह में नर नारायण है, बेला में बिहारी बाजे, पावन में पैजानिया ओढ़े चुनरी, फुलवाला वन जली सखी
फूलवाला वन चली सखिया ओढ़े चुनरी फूलवाला वन चली सखिया ओढ़े। किसान भाइयों, आइए जुड़ते हैं हमारी आज की चर्चा से, जिसमें आज हम चर्चा करेंगे खरीफ फसलों में रोग कीट का बढ़ता खतरा और जैविक नियंत्रण पर। किसान भाइयों, इस समय खरीफ की फसलें खेतों में बढ़वार की अवस्था में हैं। हाँ। कहीं सोयाबीन लहलहा रही है तो कहीं मक्का तेजी से बढ़ रहा है तो कहीं धान के खेत हरियाली से भर गए हैं। लेकिन इस मौसम में फसलों के साथ साथ कई तरह के कीट और रोग भी तेजी से बढ़ सकते हैं। आभा बहन, नमी और उमस का वातावरण कई कीटों और फफूंद जनित रोगों के लिए अनुकूल होता है। हाँ। ऐसे में किसान अगर समय रहते खेत का निरीक्षण करें और शुरुआती लक्षणों की पहचान कर लें, फसल को होने वाले बड़े नुकसान से बचाया जा सकता है। बिल्कुल सही कहा भैया। और किसान भाइयों, सबसे पहले बात करते हैं खेत की नियमित निरीक्षण की। हाँ। किसान भाइयों, खेत में जाकर फसल को देखना केवल यह देखने के लिए नहीं है कि फसल कितनी बड़ी है। हाँ। पौधों की पत्तियां, तनों और फलियों को ध्यान से देखना बहुत जरूरी है। यदि पत्तियों पर छोटे छोटे छेद दिखाई दे रहे हैं, पत्तियां मुड़ी हुई है या पीली पड़ रही हैं, या उन पर धब्बे दिखाई दे रहे हैं, तो यह कीट और रोग के शुरुआती लक्षण हो सकते हैं। हाँ भैया, सोयाबीन की फसल में इस समय कई तरह के कीट दिखाई दे सकते हैं। पत्ती खाने वाले कीट पत्तियों को नुकसान पहुंचाते हैं। कुछ कीट पत्तियों और कोमल हिस्सों का रस चूसते हैं। इसी तरह लगातार नमी रहने पर फफूंद जनित रोगों का खतरा भी बढ़ सकता है। मक्का में भी तना और पत्ती को नुकसान पहुंचाने वाले कीटों पर नजर रखना जरूरी है। धान में ज्यादा नमी और खेत का पानी की स्थिति के कारण कुछ रोगों का प्रकोप बढ़ सकता है। और अब सवाल ये है कि किसान इन कीट और रोगों से बचाव कैसे करें। हाँ। तो सबसे पहला जो उपाय है वो समय पर पहचान करना है। बिल्कुल आभा बहन, और कीट या रोग दिखाई देने पर तुरंत दवा का छिड़काव कर देना ही हमेशा सही तरीका नहीं होता। हाँ। पहले तो यह पता लगाना जरूरी है कि फसल में कौन सा कीट या रोग है। हाँ। और उसका प्रकोप किस आर्थिक नुकसान की स्थिति तक पहुंचा सकता है। हाँ। कई बार खेत में कुछ कीट दिखाई देते हैं, लेकिन उनकी संख्या इतनी कम होती है कि उनसे फसल को कोई खास नुकसान नहीं होता। हाँ। ऐसे में अनावश्यक कीटनाशकों का छिड़काव खेती के लिए लाभप्रद नहीं होता है। हाँ। मित्र कीट यानी कि वो कीट जो फसल को नुकसान पहुंचाने वाले कीटों को खाते हैं। हाँ। जैसे लेडी बर्ड, बीटल और कई प्रकार की मक्खियां और परजीवी कीट जो होते हैं, वो हानिकारक कीटों की संख्या को कम करने में प्राकृतिक तरीके से मदद करते हैं। इसलिए किसान भाइयों, हर कीड़ों को दुश्मन समझना जरूरी नहीं है। और अब बात करते हैं जैविक नियंत्रण की। तो जैविक नियंत्रण का अर्थ है कि फसल के कीट और रोगों के प्रबंधन में प्राकृतिक या जैविक साधनों का उपयोग किया जाए। इसका उद्देश्य ये नहीं है किसान भाइयों कि रासायनिक दवाओं का बिल्कुल इस्तेमाल ना करें, बल्कि जरूरत के अनुसार पहले सुरक्षित और एकीकृत उपायों को अपनाना चाहिए। किसान भाइयों, किसान नीम आधारित जैविक कीटनाशकों का उपयोग भी कर सकते हैं। नीम की पत्तियों और बीजों में पाए जाने वाले प्राकृतिक तत्व कई हानिकारक कीटों की गतिविधि को कम करने में मदद करते हैं। बाजार में उपलब्ध नीम आधारित जैविक उत्पादों का इस्तेमाल कृषि विशेषज्ञ की सलाह के अनुसार किया जा सकता है। इसी तरह कुछ जैविक उत्पादों में से सूक्ष्म जीव होते हैं जो पौधों को रोगों से बचाने के लिए काफी मदद कर सकते हैं। हाँ, ट्राइकोडर्मा जैसे जो जैविक एजेंटों का उपयोग कुछ फफूंद जनित रोगों के प्रबंधन में किया जाता है, लेकिन इसका उपयोग भी फसल और रोग की स्थिति के अनुसार कृषि विशेषज्ञों की सलाह से ही करना चाहिए। किसान भाइयों, जैविक नियंत्रण के साथ खेती की कुछ सामान्य जानकारियां भी बहुत महत्वपूर्ण हैं। सबसे पहली सावधानी है खेत में पानी का उचित प्रबंधन। अगर खेत में लंबे समय तक पानी भरा रहता है तो पौधों की जड़ों को नुकसान हो सकता है और कई रोगों का खतरा जो है वो बढ़ जाता है। इसलिए भारी बारिश के बाद जहां जरूरी हो खेत से अतिरिक्त पानी को निकालने की व्यवस्था पहले ही कर लेना चाहिए। और अब दूसरी महत्वपूर्ण बात है भैया, खरपतवार का नियंत्रण। बिल्कुल सही कहा आभा बहन। खरपतवार केवल पोषक तत्व और पानी ही नहीं लेते हैं, बल्कि कई कीटों और रोगों के लिए आश्रय का काम भी करते हैं। हाँ। इसलिए खेत में अनावश्यक खरपतवार को मुक्त रखना चाहिए। और तीसरी महत्वपूर्ण बात है कि बीज की गुणवत्ता। हाँ भैया, अच्छी गुणवत्ता और प्रामाणिक बीजों का उपयोग करने से कई समस्याएं शुरू में ही खत्म हो जाती है। हाँ भैया। और बुआई के समय पहले बीजोपचार तो करना ही है। हाँ। है ना किसान भाइयों, एक और महत्वपूर्ण बात है कि एक ही दवा को बार बार इस्तेमाल करने से बचें। यदि किसी कीट पर एक ही प्रकार की दवा बार बार इस्तेमाल की जाती है तो समय के साथ उस कीट में दवा के प्रति प्रतिरोधक क्षमता विकसित हो जाती है। इसलिए किसी भी कीटनाशक का इस्तेमाल कृषि विशेषज्ञ की सलाह और लेबल पर ही दी गई मात्रा के अनुसार ही करना चाहिए। बिल्कुल। और दवा की मात्रा बढ़ा देने से कीट जल्दी खत्म होंगे ये जरूरी नहीं है। उल्टा ये होता है कि इससे फसल को नुकसान होता है और पर्यावरण को भी नुकसान हो सकता है। छिड़काव करते समय भी हमें सावधानी रखना है। जब हम दवा का छिड़काव करें तो सावधानी रखें। तेज हवा या
या बारिश की संभावना में छिड़काव ना करें। दवा के पैकेट पर दिए गए निर्देश पढ़ें और सुरक्षा के लिए दास्ताने, मास्क और जरूरी आवश्यक सुरक्षा के साधनों का उपयोग करना चाहिए। किसान भाइयों, एक और जरूरी बात याद रखने की आवश्यकता है। हाँ। कीट दिखना और कीट का नुकसान करना ये दोनों ही अलग बातें हैं, इसलिए सबसे पहले पहचान करें, फिर प्रकोप का स्तर देखें, उसके बाद ही नियंत्रण का फैसला करें। हाँ। किसान भाइयों और बहनों, खरीफ का मौसम हमारी मेहनत और उम्मीद दोनों का मौसम है। हाँ। थोड़ी सी सावधानी और समय पर लिया गया सही निर्णय बड़े नुकसान से बचा सकता है। हाँ। इसलिए आज से ही अपने खेत का नियमित निरीक्षण करें, पत्तियों को देखें, पौधों की बढ़वार देखें, कीटों की संख्या पर नजर रखें, खेत में पानी की स्थिति देखें, किसी भी असमान लक्षण को नजरअंदाज न करें और सबसे जरूरी बात, किसी भी कीटनाशक या जैविक उत्पाद का इस्तेमाल बिना सही पहचान और उचित सलाह के न करें। बिल्कुल भैया। तो किसान भाइयों, आज की किसान वाणी में चर्चा से यही संदेश है, स्वस्थ फसल के लिए समय पर पहचान, संतुलित प्रबंधन और सुरक्षित नियंत्रण जरूरी है। आपकी फसल स्वस्थ रहे, खेत हरा भरा रहे और आपकी मेहनत का पूरा लाभ आपको मिले। इसी शुभकामनाओं के साथ आज की किसान वाणी की चर्चा को यहीं देते हैं विराम और आपको पुनः लिए चलते हैं अगले क्रम की ओर। आइए जुड़ते हैं आज के विषय विशेषज्ञ से। आज हमारे बीच हैं कृषि विभाग छिंदवाड़ा में पदस्थ आत्मा परियोजना के संचालक धीरज ठाकुर जी, जिनसे हम फसलों में उर्वरकों के संतुलित प्रयोग के महत्व पर जानकारी साझा करेंगे। तो ठाकुर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम किसान वाणी में। आपको हमारे सभी किसान भाइयों की ओर से राम राम। मेरी भी राम राम। ठाकुर साहब, सबसे पहले आपने जैसा विषय रखा है कि संतुलित उर्वरक का महत्व फसलों के लिए क्यों आवश्यक है। किसान बहुत महंगा बीज अपना खरीदता है, उसके बाद बोनी करता है, जमीन की तैयारी करता है, तो जितना महत्वपूर्ण बीज और खेती की तैयारी आती है उससे अधिक जो है संतुलित उर्वरक का उपयोग हो जाता है। किसान भाई अभी भी संतुलित उर्वरक को समझने में थोड़ी सी गलती करते हैं। किसान सोचता है कि मैंने एक ही खाद डाल दिया है, इससे फसल को संपूर्ण पोषण मिल जाएगा, पर ये आज की स्थिति में बिल्कुल गलत है, क्योंकि हमारे जो जमीन में हम जो देख रहे हैं, जो सॉइल हेल्थ कार्ड में जो हम कार्बन का असेसमेंट करते हैं, उसमें कार्बन की मात्रा काफ़ी कम आ रही है, क्योंकि ज़मीन में अब जो है ऑर्गेनिक कार्बन धीरे धीरे कम होते जा रहा है। तो जो हमारे यहाँ ज़मीन में कई बार जो तत्व उपलब्ध होते हैं जी, उसके बावजूद भी पौधों को ये पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं हो पाते हैं जी। इसीलिए संतुलित उर्वरक का जो किसान भाई हैं वो उसको महत्व को समझना चाहिए और संतुलित उर्वरक का ही उपयोग करना चाहिए। डॉक्टर साहब, ये बताइए कि अभी कौन कौन से तत्व फसलों के लिए आवश्यक हैं। जैसे किसान भाई मैं बताना चाहूँगा, वैसे तो पौधों की बढ़वार के लिए 16 से 17 प्रकार के तत्व पौधों को मिलना चाहिए, पर बड़ी अच्छी बात है कि ज़्यादातर जो तत्व होते हैं हमारी मिट्टी में ही उपलब्ध होते हैं। बस मिट्टी में पर्याप्त मात्रा में नमी और वायु उपलब्ध रहे, कार्बनिक पदार्थ रहे, तो ये खुद ब खुद मिल जाते हैं। जैसे जो कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है, ये वायु और पानी में पर्याप्त मात्रा में होता है ना, इसीलिए ये हमारे जो पौधे को पर्याप्त मात्रा में मिल जाता है। पर जो हमारे जो प्राथमिक तत्व कहलाते हैं या मुख्य तत्व कहलाते हैं, नत्रजन, फास्फोरस और पोटास, इसके लिए हमको कुछ उर्वरकों का उपयोग करना पड़ता है और वो उर्वरक के माध्यम से ही ये फसलों को मिल पाते हैं। जैसे कि हमारे ज़िले में पर्याप्त मात्रा में मक्का की फसल बोई जाती है डॉक्टर साहब, और इस मक्के की फसल में इसकी बढ़वार के लिए हमको यूरिया, फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर और पोटास की आवश्यकता पड़ती है। जैसे मैं बताना चाहूँगा कि जो सामान्य तौर पर जो हमारे जो किसान भाई को उपयोग करना चाहिए वो प्रति एकड़ 2 बैग यूरिया उपयोग करना चाहिए और 1 बैग या तो DAP फास्फेट उपलब्ध है तो वो, अदरवाइज जो हमारा जो NPK बोलते हैं, NPK 1 बैग पर्याप्त होती है। पर हमको किसान भाइयों को ये जो पोटास होता है, ये पोटास को भी नहीं भूलना चाहिए। प्रति एकड़ 20-25 किलो हमको जो पोटास भी डालना चाहिए। ठाकुर साहब, ये बताइए कि हमारे किसान भाई चाहते हैं कि उनके मक्का का उत्पादन बहुत अधिक मात्रा में हो, तो मक्के का उत्पादन को बढ़ाने के लिए हमारे किसान भाइयों को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। हाँ, हमारे किसान भाइयों को मैं एक अच्छी बधाई देना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ किसानों ने बहुत ही आसानी से जो मक्के में जो रिच फरो पद्धति है इसको अपना लिया है। अच्छा। ये रिच फरो पद्धति लगभग आपको हर क्षेत्र में देखने को मिल रही है। इसको हम हिंदी में मेड़ नाली पद्धति भी कहते हैं। अर्थात जो किसान जो बुआई करता है वो मेड़ के ऊपर करता है। तो मेड़ के ऊपर बोनी करने से जब पौधा की बढ़वार होती है तो जो वायु मिलना चाहिए वो जड़ों को पर्याप्त मात्रा में मिलती है, और जो नाली में जो पर्याप्त मात्रा में नमी का संरक्षण होता है, पौधा उसका समय समय पर उपयोग कर पाता है। इसलिए हमारे यहाँ पर मेड़ नाली पद्धति है किसान भाई अपना रहे हैं
और इससे मतलब पर्याप्त मात्रा में पौधों को बढ़वार मिलती है और उत्पादन भी अच्छा आता है। कई बार ऐसी परिस्थिति बनती है कि जैसे बहुत ज़्यादा बारिश हो जाती है, जब ज़्यादा बारिश हो जाती है तो नाली में जो वर्षा का जल है, जो संचय होता है, वो धीरे धीरे करके हमको पौधों को मिलते रहता है। और जब यदि बारिश कम भी होती है तो इस नाली में जो वर्षा का जल संचित होता है वो नमी मिलती रहती है। तो मतलब मेड़ नाली पद्धति जो है कम वर्षा और अधिक वर्षा दोनों की स्थिति में बहुत ज़्यादा लाभदायक है। ठाकुर साहब, आपने हमारे किसान भाइयों को संतुलित उर्वरक के महत्व के बारे में तो सारी जानकारी दी, लेकिन देखने में आ रहा है कि हमारे किसान भाइयों को उर्वरक खरीदने की बड़ी चाहत रहती है और उसको लेकर वे बड़े परेशान रहते हैं। क्या कुछ कहेंगे इस विषय में? जी, आपको मैं अवगत कराना चाहूँगा कि मध्य प्रदेश शासन द्वारा बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना जो चालू की गई है खाद को लेकर, वो है ई विकास प्रणाली, जिसमें प्रत्येक किसान अपने घर में अपने स्वयं के मोबाइल से या जो नियर में जो हमारे जो CSC है या हमारे जो कृषि विभाग के कर्मचारी है या फिर पटवारी है, रोजगार सहायक है, उनके माध्यम से अपने घर बैठे ही उर्वरक की बुकिंग कर सकते हैं और बुकिंग पश्चात जो दुकानदार है जो जहाँ पर आपने बुक किया है वहाँ से जाके खाद का उठाव किया सकता है। ठाकुर साहब, आज आप हमारे इस कार्यक्रम में आए और हमारे किसान भाइयों को बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियों से आपने अवगत कराया। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सभी किसान भाइयों की ओर से आपको हमारी राम राम। जी श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे मेहमान क्रम में धीरज ठाकुर जी से फसलों में उर्वरकों के संतुलित प्रयोग के महत्व पर आवश्यक जानकारी। चलिए किसान भाइयों, अब जुड़ते हैं हमारे आज के मौसम और मंडी भाव से। तो आज का मौसम हम बता रहे हैं अपने किसान भाइयों को। भारत मौसम विज्ञान विभाग भोपाल के द्वारा प्राप्त जानकारी के अनुसार अगले 24 घंटों के दौरान भारी बारिश, आंधी, तूफान और बिजली के साथ तेज हवाएं चलने की संभावनाएं हैं। साथ ही आज का न्यूनतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। किसान भाइयों, कृषि उपज मंडी छिंदवाड़ा से प्राप्त जानकारी के अनुसार गेहूं का न्यूनतम मूल्य 2593, वहीं उच्चतम मूल्य 2609 रुपये रहा। वहीं चने की बात करें तो चने का न्यूनतम मूल्य 5880 और अधिकतम मूल्य 5942 रहा। वहीं बात करें मक्का की तो श्रोताओं 2451 न्यूनतम मूल्य रहा, वही अधिकतम मूल्य भी 2400। तो श्रोताओं, अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। तो हम फिर मिलेंगे इस वादे के साथ। मैं मनीष भैया और मैं आभा बहन कहते हैं राम राम, जय जवान जय किसान। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना। मिलेगा पेंशन का सहारा, कृषक ना होगा बेसहारा, जुड़ेगा खुशियों से नाता, कटेगा सुख से बुढ़ापा, सुरक्षित होगा अन्नदाता, सुरक्षित होगा अन्नदाता। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित और 60 वर्ष की आयु से 3000 रूपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित। 55 रूपए से 200 रूपए की मासिक किश्त देकर प्रवेश कर सकते हैं 18 से 40 वर्ष तक के किसान। इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान। सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। इस कार्यक्रम के प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय एवं कृषि सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग।